बाबा रामदेव एक दिन खड़े होके टीवी पे ये कह रहे थे रजत शर्मा के प्रोग्राम में कि 35 रुपए लीटर का तेल चाहिए तो इन्हें वोट दीजिए और महंगा चाहिए तो इन्हें दीजिए। आज कहाँ है वो बाबा रामदेव? बाबा रामदेव धंधेबाज है, लाला रामदेव नाम है। उसने योगा कहते कहते माल बेचना शुरू कर दिया है। 2 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कौन अमिताभ बच्चन। जैसे परवीन बॉबी को भूल गए ऐसे ही अमिताभ बच्चन भी मरेगा, इसे भी भूल जाएंगे। देश महत्वपूर्ण चीज़ है, तेल देश की ज़रूरत है। हमारी ये ज़रूरत इन्होंने व्यापार की विनिमय की वस्तु बना दी है। लाल किले से उठी वो ललकार किसकी थी, पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? तो भाई एक टाइम पे तो सलवार पहन के भाग रहे थे, आज सरकार अपनी आ गई है। अभी ये पता चलने लगे कि मोदी की सरकार जा रही है तो बाबा रामदेव या तो पहली फ्लाइट पकड़ के बाहर निकल जाएगा और नहीं तो गृह मंत्रालय में शीर्षासन करे हुए मिलेगा कि ये क्या। 2014 से पहले जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी सरकार, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर बीजेपी सपोर्टर्स क्यों ना हो, वो हमेशा बहुत ही धरना प्रदर्शन करने लगते थे। और अब ट्वीट सामने आ रहे हैं अमिताभ बच्चन का या अभी बाबा रामदेव का भी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। और इस तरीके के ट्वीट भी आए कि अगर हम कार तो ले लें लोन पर, कैसे भी करके, हाँ माफ़ कीजिएगा, कार तो हम कैश पे ले लें लेकिन तेल लोन पे लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी। और अब जो मौजूदा सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़े उस पर क्या कहना चाहिए? इन लोगों को इतनी सीरियसली मत लीजिए। अमिताभ बच्चन वो शख्स है कि जिसके घर के किसी सदस्य की फ़ोटो भी खींचती है तो उस फोटो के भी पैसे मिलते हैं उसे। अगर अपने बाप के मरने पे आंसू आए होंगे तो हर आंसू की कीमत वसूल ली होगी उसने। ही इज़ ए वर्थलेस क्रीचर। आप मानते होंगे एक्टर वेक्टर, वो बिल्कुल नालायक निकम्मा, समाज के लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? महत्वपूर्ण विषय ये है, तेल है क्या? तेल राष्ट्रीय ज़रूरत है या ये कमर्शियल कमोडिटी है? हिंदुस्तान में तेल की कीमत संसद तय करती थी। तेल राष्ट्रीय ज़रूरत थी। ऑयल पूल बना हुआ था जिसके अंदर पैसे रखे जाते थे। तेल अगर हमें 50 का पड़ रहा था बाहर से और हम 55 का बेच रहे थे तो 5 रुपये उस अकाउंट में चले जाते थे। और अगर तेल की कीमत बढ़ जाती थी, वो हमें 60 का पड़ने लगता था, तेल तब भी 55 का मिलता था और वो डेफिसिट हम उस तेल के पूल से पूरा कर लेते थे। आज कंपनियां इसका रेट तय कर रही हैं क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला नहीं रहा। अब ये हो गया कमर्शियल कमोडिटी। अब पहले साल में एक बार तय करा, फिर 6 महीने में 2 बार तय करा, फिर उसके बाद 3 महीने पे, फिर महीने में। अब तो ये होता है शाम को 7 बजे तेल की कीमत, सुबह 7 बजे तेल की कीमत कोई दूसरी। और मुझे आप एक और बात बताइए, आप इस पढ़े लिख के बेवकूफ़ राज से ये अग्रवाल, गुप्ता, शर्मा, वर्मा, सिंह साहब, ठाकुर साहब जितने इस देश के मालिक बनते हैं, इनसे ये पूछिए जाके कि मित्रों इस देश का तेल अब रखा कहाँ जा रहा है? इन लोगों को, ये जो इस देश के मालिक बनते हैं, इस देश का शोषण करके जो अपनी तरक्की के गुणगान करते हैं कि हमारे बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिका चला गया है उन लोगों से सवाल पूछिए कि ये तेल राष्ट्रीय ज़रूरत है या कमर्शियल कमोडिटी है? तो इन सब इरेलीवेंट डायलॉग्स को अमिताभ बच्चन ये कुछ नहीं है आँख के सामने, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। 2 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कौन अमिताभ बच्चन। जैसे परवीन बॉबी को भूल गए ऐसे ही अमिताभ बच्चन भी मरेगा, इसे भी भूल जाएंगे। देश महत्वपूर्ण चीज़ है, तेल देश की ज़रूरत है। हमारी ये ज़रूरत इन्होंने व्यापार की विनिमय की वस्तु बना दी है, ये चिंता का विषय है। और दूसरी चिंता की बात यह है कि जो तेल के साथ हुआ है वही अब अनाज के साथ होने वाला है और अभी वही बेड और ऑक्सीजन के साथ हो के चुका है। आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे ये लोग अगर आप नहीं जागे, अपने को नहीं पहचाने। राम का मंदिर कितना ही भव्य बना लेना, लूट में इतनी सी भी रियायत नहीं दिलवा पाएगा। ये भी आपको बहकाने, भटकाने, आपको ठगने का एक तरीका मात्र रह गया। ये मेरे हाथ में एक किताब है, ये आधुनिक भारत के महानायक 4 लोगों की छोटी छोटी जीवनी है। स्वामी विवेकानंद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, शहीद आजम भगत सिंह की और जननायक चौधरी देवीलाल की। आप इसके अंदर, मैं 2006 में ये मैंने लिखी थी किताब, उसके बाद कई इसके एडिशन आ चुके हैं। आप इसके अंदर आप पढ़ेंगी तो वो सारी बातें जो आज कही जा रही हैं, हमारे को अनुशासनहीन बनाया जा रहा है, हमारे को जो आज घटना हुई ये भी अनुशासनहीनता की है, हमें अराजक बनाया जा रहा है, हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है,
हमारे राष्ट्रीय संपदाओं के ऊपर डकैती डाली जा रही है और हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म किया जा रहा है। और जो इस देश के तथाकथित मालिक बनते हैं ना, ये शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, मित्तल साहब, जिंदल साहब, जैन साहब, इनका इस देश में, बाकी तो सब यहाँ पे किराएदार की तरह ये अपने आप को मकान मालिक मानकर चलते हैं। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक इनकी आँख खुलेगी तब तक इनके बच्चों का भविष्य भी खत्म हो चुका होगा। मैं अब बात करना चाहूँगी बाबा रामदेव पर, जिन पर आप अक्सर गुस्सा होते दिखाई दिए या उनके जो सामने उनके बयान आते हैं उस पर कहीं ना कहीं आप कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। अभी हाल फिलहाल में बाबा रामदेव का 2012 जून में उनका एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट वायरल हो रहा है और उस ट्वीट में लिखा था कि वित्त मंत्री अगर हमारे अच्छे होते और ईमानदारी से काम कर रहे होते तो काला धन एक दिन में वापस आ जाता। देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है। हम और आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे। 99% जनता जो है वो अपनी गैर राजनीतिक समझ की वजह से इस चक्रव्यूह में फंस चुकी है। कोई सरकार को बुरा कहना शुरू करता है तो लोग उसे बीजेपी ले लेते हैं, बीजेपी को कहना शुरू करता है लोग उसे मोदी ले लेते हैं, फिर वो कांग्रेस को गाली बकने। हम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इनमें कीमत कौन अदा कर रहा है? इसकी कीमत अदा कर रहा है राष्ट्र। राष्ट्र का सिस्टम ढह रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अर्थशास्त्र जैसे मुद्दों के ऊपर भी बाबा रामदेव की क्या हैसियत है कि वो इसके ऊपर बोलें? संजय सिंह मेडिकल साइंस के ऊपर नहीं बोल सकता। संजय सिंह अर्थशास्त्र के ऊपर बोलने जाएगा तो पहले उसके बारे में एनालिसिस करेगा, स्टडी करेगा और जितना करेगा उतना ही बोलेगा। यही बाबा रामदेव एक दिन खड़े होकर टीवी पे ये कह रहे थे रजत शर्मा के प्रोग्राम में कि 35 रुपये लीटर का तेल चाहिए तो इन्हें वोट दीजिए और महंगा चाहिए तो इन्हें दीजिए। आज कहाँ हैं वो बाबा रामदेव? बाबा रामदेव धंधेबाज है, लाला रामदेव नाम है। उसने योगा कहते कहते माल बेचना शुरू कर दिया है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हम उन लोगों में जो नालायक, निकम्मे और अक्षम भ्रष्ट हैं उनमें भारत की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। आप रिजेक्ट कर दीजिए बाबा रामदेव को, इसकी चर्चा करनी बंद कर दीजिए, तब इसकी असली, अगर हम इसके बारे में बात भी करते रहेंगे तो इसका मकसद पूरा होता रहेगा। तो बाबा रामदेव को आप भूल जाइए कि वो भ्रष्ट था, नालायक था, निकम्मा था और अब वो हमारे किसी काम का है नहीं। अच्छा, जैसे कि काले धन पे लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी आती रही है और जब सत्ता में आने से पहले भी काला धन वापस लाने की बात कही गई थी, लेकिन काला धन तो अभी तक वापस आया नहीं। स्विस बैंक में और काला धन बढ़ गया भारत का। तो क्या जो मौजूदा सरकार है उसके जो वित्त मंत्री हैं वो ईमानदार नहीं है, अगर हम बाबा रामदेव की माने तो? पूरी सरकार बाबा रामदेव पहले कह गए अगर ईमानदार होता, आज की कंडीशंस बता रही हैं कि भाई अगर होता तो आज वाला भी ईमानदार होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो उनके कहे हिसाब से वो वित्त मंत्री बेईमान है। लेकिन अगर बाबा रामदेव को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो पूरी की पूरी इनकी ये व्यवस्था ही भ्रष्ट है। अकेला इसमें एक वित्त मंत्री क्या कर लेगा जब प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी कैबिनेट में किसी की कोई सुनवाई है क्या? कोई बोल सकता है कैबिनेट में? पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। अब तो संघ को भी आप ये मानकर चलिए, जनता में जाकर देखिए लोग क्या कह रहे हैं, संघ की भी कोई सुनवाई नहीं है, अब सिर्फ मोदी 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 है। तो जब संघ की सुनवाई नहीं है तो इन वित्त मंत्री और सित मंत्री, जिन्हें वो दिन में चाहे 4 बार बदल सकता है, इनकी क्या कीमत है, क्या औकात है? अच्छा, बाबा रामदेव का हाल फिलहाल में दिया गया एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पीएम पद पर होता या देश का राष्ट्रपति होता, कोई ना कोई भारी मतलब बड़ा पद मेरे पास होता। तो चाह क्यों नहीं, ये और पूछ लेती हैं आप उनसे। अगर वो ये ऐसा चाह लेते तो हो सकता है कि अब तक सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई होती। पाप का घड़ा, देखिए पाप का घड़ा भर के फूटता है। ये 1 लीटर रोज भर रहे हैं, हो सकता है बाबा रामदेव 2 लीटर रोज भर देते और घड़ा अब तक भर चुका होता, फट चुका होता, फूट चुका होता और भारत माता को राहत हो गई होती। तो बाबा रामदेव ऐसी बातें करते रहते हैं, अगर मैं चाहता और अगर मैं ये चाहता। हर माँ चाहती तो उसका बेटा IAS ही बनता। तो चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये जो उन्होंने दुनिया को योगा के नाम पे धोखा दे के अरबों रुपए जमा किए हैं, उसके बाद आयुर्वेद और महर्षि पतंजलि के नाम पे इस बाबा रामदेव ने जो पैसा दौलत जमा करी है, ये वो बोल रही है। ये हराम की दौलत की बोली है। आप इसको सीरियसली मत लिया करिए, ये तो ठगिया है। जैसे बस में माल बेचने आते हैं ऐसे ये टीवी पे माल बेचने आ गया बस। तो जिस
तरीके से कोई भी आवाज़ें उठ रही हैं तो उन पे कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बाबा राम को हम अक्सर देखते हैं कि उनके किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बयान सामने आ जाते हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो क्या ये भेदभाव है या सरकार के जो करीबी रिश्ते हैं उसकी वजह है? ये तो आप भी जानती हैं, ये सरकार के साथ उनकी करीबी नहीं है वो स्वयं सरकार है। इस वक्त वो स्वयं सरकार है। सरकार बनवाने में उन्होंने पैसे लगाए हैं, मेहनत करी है, जगह जगह कैंपेनिंग करी है, तो वो स्वयं सरकार है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था किसी के बाप की हिम्मत नहीं मुझे गिरफ्तार कर ले, तब मुझे वो बात पुरानी याद आ गई थी कि लाल किले से उठी वो ललकार किसकी थी, पहन के भागे वो सलवार किसकी थी। तो भाई एक टाइम पे तो सलवार पहन के भाग रहे थे, आज सरकार अपनी आ गई है। अभी ये पता चलने लगे कि मोदी की सरकार जा रही है तो बाबा रामदेव या तो पहली फ्लाइट पकड़ के बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो गृह मंत्रालय में शीर्षासन करे हुए मिलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। गेट पे ही उल्टा खड़ा हुआ होगा कि हर जाते हुए के चरण स्पर्श कर रहे हैं कि भगवान मुझे छोड़ देना। तो इनकी भी बड़ी फाइलें हैं। और देखिए इंटरवल से पहले की फिल्म तो इनकी अच्छी अच्छी चल रही है, अब इंटरवल के बाद की फिल्म आप देखेंगे 2024 के बाद की, तो बाबा मुकदमों में होंगे, बेल में होंगे, आसाराम की तरह होंगे, झांसाराम भी और एंड पार्टी। मतलब इंटरवल के बाद की फिल्म से आपका सीधा सीधा 2024 या 2022 जो यूपी में चुनाव होने उस पर आप निशाना साध रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 2022 में तो हराना ही हराना है, 2024 को भी आपने टारगेट बना लिया? नहीं देखिए, एक बात बताइए, ये पूरा देश प्रताड़ित किससे? शब्द बहुत कड़वे हो सकते हैं योगी जी के, भाषा बहुत अभद्र हो सकती है, मुस्लिम महिलाओं को लेके कही गई उनकी बात बहुत कड़वी, बहुत घटिया, बहुत घिनौनी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम किसान आंदोलन के ही सापेक्ष इस चीज़ को देखें, तो अगर हम पंजाब को देखें, अगर हम हरियाणा को देखें और राज्यों को देखें, तो योगी जी ने यूपी में अभी इसे एक संवेदनात्मक और एक सहानुभूतिपूर्वक इसे देखा है, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उससे वो लोकतंत्र के अनुकूल है। तो इतना सा मान कर चलिए कि 22 में तो यहाँ से इनका रुखसती तय है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लाइन है, इनको तितर बितर करने हैं और हमें एकजुट करने हैं। अभी तक हमेशा एक बात समझ लीजिए, एक बिल्डिंग खड़ी है, बनाना मुश्किल होता है, टाइम लगता है, योजनाबद्ध तरीके से गिराना आसान होता है। ऐसे ही लोगों को जोड़ना मुश्किल होता है, परिवार को जोड़े रखना मुश्किल होता है। परिवार को तोड़ देना 1 मिनट का काम है, वो से उल्टी सीधी कह दे, वो से कड़वी कह दे, परिवार टूट जाता है। तो जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो घुमा के लात मारी है, किक मारी है, ये सीधे पेट पे मारी है। तो जितने पेट से परेशान है, भूख से परेशान है, जिनको उनकी मेहनत का नहीं मिल पा रहा है, जो बावजूद 24 में से 22 घंटे काम करने के बावजूद अपने घर को नहीं चला पा रहे, वो सब लोग एक जगह एकजुट हो रहे हैं। तो ये तितर बितर नहीं कर पाएंगे। अब की बार इनके विरोधी सब एकजुट होकर इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे।